55 नॉन इलेक्ट्रिकल शेल, 15 इलेक्ट्रिकल शेल, 5 टीयर स्मोक ग्रेनेड्स, 2 एंटी रायट गन, 2 बैलिस्टिक कार्ट्रिजेस और 2 प्लास्टिक पैलेट्स। ये वो इक्विपमेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल 20 जुलाई 2026 को आरएएफ की टुकड़ी ने किया कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारियों पर। आरएएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की दंगा नियंत्रण में विशेषज्ञ इकाई है, राइट कंट्रोल करती है, जो कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पैलेट गन और शॉक बैटन दोनों का इस्तेमाल करती है। लेकिन रिपोर्ट्स बताती है कि दिल्ली के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया हो निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर। हालांकि पुलिस इस बात से पूरी तरह इनकार कर रही है कि प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। तो फिर ये जानकारी आई कहां से? देश के 2 मीडिया आउटलेट द हिंदू और द प्रिंट ने दावा किया कि उन्होंने पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन की डेली डायरी एंट्री देखी और उससे पता चला कि दिल्ली पुलिस के एक आईपीएस अधिकारी के आदेश पर प्रदर्शनकारियों पर एंटी रायट गन से प्लास्टिक पैलेट के 2 राउंड फायर किए गए। मीडिया आउटलेट्स के ये दावे दिल्ली पुलिस के साथ ही साथ सरकार की प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के उन सभी दावों के उलट है जिसमें कहा गया था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस द्वारा पैलेट गन के इस्तेमाल के दावे पूरी तरह झूठे और भ्रामक हैं। लेकिन अगर दिल्ली पुलिस सही कह रही है तो इरशाद शेख, साहिल लोछाब और आउटलुक के पत्रकार के शरीर पर यह निशान कैसे आए और दिल्ली पुलिस की डीडी में दर्ज वो बात क्या है जो उन्हीं के दावों को धता बताती है? इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबरगांव। 20 जुलाई 2026 कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली के जंतर मंतर से संसद भवन तक मार्च निकाला। उनके समर्थन में हजारों छात्रों की भीड़ भी आई। सीजेपी के प्रवक्ताओं ने एडवाइजरी जारी कर प्रदर्शन को अहिंसक बनाए रखने की अपील की थी। दिल्ली पुलिस के साथ सीआरपीएफ और आरएएफ की कई टुकड़ियां भी सुरक्षा के चाक चौबंद में लगी हुई थी। जब प्रदर्शनकारियों का हुजूम संसद की तरफ बढ़ा तो सुरक्षा बलों ने उन्हें रोक दिया। बैरिकेडिंग लगाई गई और प्रदर्शनकारियों को पीछे हटने के लिए कहा गया। इसी दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की शुरू हुई। कुछ लोग बैरिकेड पार करने की कोशिश करने लगे। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कई वीडियो में पुलिस और आरएएफ कर्मियों को बल प्रयोग करते हुए देखा गया। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों की ओर से पथराव हुआ जिसमें 130 से भी ज्यादा सुरक्षाकर्मी घायल हुए। वहीं प्रदर्शनकारियों ने इस दावे पर सवाल भी उठाए। सीजेपी प्रवक्ताओं ने आरोप लगाया कि सुरक्षाकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों के साथ ब्रुटैलिटी की, महिलाओं के कपड़े तक फाड़े, लाठियां तो भाजी ही। दावा किया गया कि इस क्रैकडाउन में 65 से भी ज्यादा छात्र घायल हुए। 20 जुलाई की शाम तक सोशल मीडिया पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प के कई वीडियो सामने आए। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने भी 20 जुलाई की देर शाम एक घायल प्रदर्शनकारी की वीडियो शेयर करते हुए आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया। कई वीडियोस भी इसी दावे के साथ वायरल किए गए जिसमें कहा गया कि आरएएफ के जवान पैलेट गन फायर कर रहे हैं। हालांकि कुछ ही घंटों के बाद दिल्ली पुलिस ने इन दावों को खारिज भी कर दिया। सौरभ के पोस्ट का रिप्लाई करते हुए दिल्ली पुलिस ने लिखा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस बलों द्वारा पैलेट गन के इस्तेमाल की झूठी खबरें तैर रही हैं, ये भ्रामक हैं। पोस्ट में दिल्ली पुलिस ने यह भी लिखा कि ऐसी अफवाह या गलत जानकारी फैलाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस के अलावा भारत सरकार की आधिकारिक मीडिया एजेंसी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने भी एक फैक्ट चेक वाला पोस्ट डाला और सौरभ दास के पैलेट गन वाले दावे को झूठा करार दिया। और केवल सौरभ दास ही नहीं बल्कि जिन जिन लोगों ने भी सोशल मीडिया पर प्रदर्शन वाले दिन की वीडियो शेयर कर दावा किया कि इसमें आरएएफ का जवान पैलेट गन चलाता हुआ दिखाई दे रहा है, उन पोस्ट पर दिल्ली पुलिस ने रिप्लाई करते हुए यही लिखा कि ये सारे दावे भ्रामक हैं, ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं। हालांकि पैलेट गन से घायल हुए लोगों की तस्वीरें और वीडियोस लगातार आती रहीं, लेकिन दिल्ली पुलिस से लेकर सरकार की एजेंसियां यही कहती रही कि जब पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ ही नहीं तो पैलेट इंजरी का सवाल ही नहीं उठता। इसी बीच 22 जुलाई को द हिंदू में डिप्टी एडिटर विजेता सिंह की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई।
जिसमें बताया गया कि सौरभ दास ने जिस घायल प्रदर्शनकारी की वीडियो शेयर की उनका नाम शेख इरशाद मंसूरी है। बताया गया कि इरशाद की उम्र 25 साल है, मूलतः जबलपुर से आते हैं और गुरुग्राम में नौकरी करते हैं। इरशाद के दोस्त के हवाले विजेता ने लिखा कि इरशाद कनॉट प्लेस के पालिका बाजार के पास थे जब उन पर आरएएफ की वर्दी पहने एक जवान ने फायर किया। इसी रिपोर्ट में विजेता ने लिखा कि सौरभ दास ने जब इरशाद की वीडियो शेयर की तो इस पर दिल्ली पुलिस की तो सफाई आई, लेकिन सीआरपीएफ ने इस बारे में कोई भी सफाई नहीं दी। बकौल विजेता, इरशाद शेख पैलेट इंजरी के फर्स्ट नोन विक्टिम हैं। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट नोन विक्टिम कहा गया, ऑनली विक्टिम नहीं। 23 जुलाई को द हिंदू में अशना भूटानी की एक रिपोर्ट आई जिसमें इरशाद के अलावा एक दूसरे प्रदर्शनकारी की जानकारी दी गई जिन्हें पैलेट गन से इंजरी हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र और साउथ वेस्ट दिल्ली के नजफगढ़ के रहने वाले 19 साल के साहिल लोछाब को भी पैलेट इंजरी हुई। द हिंदू से हुई बातचीत में साहिल के दोस्त ने बताया कि साहिल के आंखों में पैलेट से चोट आई जिससे उनकी आंख की रोशनी भी जा सकती है। द हिंदू से हुई बातचीत में साहिल की मां ज्योति कहती हैं कि साहिल पहले भी सीजेपी के प्रदर्शनों में शामिल हो चुका था। 20 जुलाई को भी वो यही कहकर गया था कि प्रदर्शन बेहद ज़रूरी है और इससे उसकी पढ़ाई में मदद होगी। उन्होंने आगे कहा कि साहिल का हमेशा से सपना था पुलिस अधिकारी बनने का। वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के साथ साथ डिस्टेंस लर्निंग के जरिए अपनी पढ़ाई भी कर रहा था। राहुल गांधी ने भी साहिल के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनकी पूरी आपबीती को मीडिया के सामने रखा। खबर गांव की ओर से हमारे साथी सत्यम ने भी इस बारे में अपनी रिपोर्ट की तो केसेस में पैलेट इंजरी के बारे में तो पता चला, लेकिन दोनों ही विक्टिम्स के मेडिको लीगल सर्टिफिकेट में पैलेट इंजरी की बात लिखी हो, इस बात की पुष्टि नहीं हुई। लेकिन इस मामले में जो तीसरे विक्टिम का नाम आया उनकी मेडिकल रिपोर्ट में पैलेट इंजरी का भी जिक्र मिला। यह रिपोर्ट है आउटलुक के पत्रकार की। खबर गांव से हुई बातचीत में उन्होंने बताया कि 20 जुलाई के शाम करीब 4 बजे वो कनॉट प्लेस के रास्ते जा रहे थे। इसी दौरान सुरक्षा बल की ओर से आंसू गैस के गोले दागे गए। आगे आउटलुक के पत्रकार ने बताया कि पहले तो पुलिस ने हवा में गोले मारे, लेकिन एक वक्त बाद उन्होंने प्रदर्शनकारियों को टारगेट करके उन्हें एम करके उनकी ओर गोले दागने शुरू किए। ऐसा करने से गैस के साथ ही साथ गोले के कैन से भी प्रदर्शनकारियों को चोटें आई। उन्होंने ये सब देखा और वहां से निकलने की कोशिश की। इसी दौरान सुरक्षा बल के एक जवान ने उनकी ओर पैलेट गन फायर कर दी जिससे उनके शरीर पर 25 से 30 पैलेट्स के घाव हो गए। यहां एक बात गौर करने वाली है कि आउटलुक के पत्रकार की एमएलसी माने मेडिको लीगल सर्टिफिकेट में लिखा गया है कि उन्हें जो इंजरी हुई है वो पैलेट बुलेट्स के कारण है। सोशल मीडिया पर भी इसकी खूब चर्चा हुई, लेकिन इन तमाम रिपोर्ट्स के बावजूद दिल्ली पुलिस इस बात पर कायम है कि सारे दावे भ्रामक हैं। लेकिन अब दिल्ली पुलिस के इन्हीं दावों के जवाब के तौर पर मीडिया आउटलेट्स का नया दावा खड़ा हो गया है। 28 जुलाई को द हिंदू और द प्रिंट की रिपोर्ट आई जिसमें पुलिस की जनरल डायरी एंट्री के हवाले दावा किया गया कि छात्रों पर पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया गया है और ये बातें पुलिस की डायरी में दर्ज भी हैं। द हिंदू की डेप्यूटी एडिटर विजेता सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक 20 जुलाई की हिंसा के बाद रात 1:24 पर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस थाने में पुलिस की जनरल डायरी में एक एंट्री दर्ज हुई। इस जनरल डायरी में लिखा गया कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए डीसीपी के आदेश पर आरएएफ के डेप्यूटी कमांडेंट ने 55 राउंड नॉन इलेक्ट्रिकल शेल दागे, 15 राउंड इलेक्ट्रिकल शेल के दागे गए, 5 टीयर स्मोक ग्रेनेड्स छोड़े और एंटी रायट गन से बैलिस्टिक कार्ट्रिजेस विथ प्लास्टिक पैलेट के 2 राउंड फायर किए गए। विजेता की रिपोर्ट में दावा किया गया कि कम से कम 4 लोगों को इन पैलेट बुलेट से चोटें आई हैं। वहीं 27 जुलाई को द इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हुई महेंद्र सिंह की रिपोर्ट में सोर्सेस के हवाले कुछ और ही दावा किया गया। कहा गया कि 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान कनॉट प्लेस एरिया में तैनात आरएएफ की एक टुकड़ी ने अपनी पैलेट गन से कम 7 राउंड फायर किए थे। इनमें से 5 राउंड प्रदर्शनकारियों को लगे जबकि 2 राउंड जमीन पर जाकर लगे। ये राउंड तब चलाए गए जब प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया और पत्थरबाजी शुरू कर दी थी।
ये द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में लिखा गया। इस मामले में जानकारी लेने के लिए द इंडियन एक्सप्रेस की टीम ने सीआरपीएफ के महानिदेशक माने डीजी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह से बात की तो उन्होंने अपना वही पुराना बयान दोहराया। उन्होंने कहा कि अब जब प्रदर्शन खत्म हो चुका है और प्रदर्शनकारी वहां से चले गए हैं तो हम हर बड़े ऑपरेशन की तरह इस घटना की भी पेशेवर तरीके से पोस्ट इवेंट असेसमेंट करेंगे। इसके बाद फोर्स हेडक्वार्टर्स का आधिकारिक दृष्टिकोण बताया जाएगा। द प्रिंट में पब्लिश हुई मयंक कुमार और अनन्या भारद्वाज की रिपोर्ट में सोर्सेस के हवाले लिखा गया कि आरएएफ की प्रमुख सीमा धुंधिया ने 20 जुलाई के प्रदर्शन के दौरान बल प्रयोग के तरीके पर नाराजगी जताई है। उन्होंने अधिकारियों और जवानों से कहा कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल किया गया जो सही नहीं था। रिपोर्ट के मुताबिक घटना के बाद हुई एक समीक्षा बैठक में सीमा धुंधिया ने कहा कि उन्हें ऐसी शिकायतें मिली हैं कि कुछ जवानों ने प्रदर्शनकारियों को जानबूझकर धक्का देकर गिराया। इतना ही नहीं, जो लोग प्रदर्शन छोड़कर जा चुके थे उनके साथ भी मारपीट की गई। उन्होंने जवानों को साफ निर्देश दिया कि ज़रूरत से ज़्यादा बल का इस्तेमाल किसी भी हालत में नहीं किया जाना चाहिए। अगर बल प्रयोग करना भी पड़े तो वो स्थिति के मुताबिक हो और चरणबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक आरएएफ प्रमुख सीमा धुंधिया ने यह भी बताया कि आरएएफ मुख्यालय ने दिल्ली में ड्यूटी के दौरान पैलेट गन यानी पीएजी, बिजली के झटके देने वाले इलेक्ट्रिकल वेपन्स और इलेक्ट्रिकल शील्ड के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इसका मतलब है कि भविष्य में दिल्ली में तैनाती के दौरान आरएएफ अब इन हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगी। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट में भी पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित तौर पर असंगत बल प्रयोग किए जाने के मामले में याचिकाएं लगाई गईं। कोर्ट उन पर सुनवाई भी कर रही है। 27 जुलाई को इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व स्पेशल डायरेक्टर यशोवर्धन आजाद ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पेश की। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक याचिका में कहा गया है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने वाली एजेंसियां पंप एक्शन राइफल या प्रोजेक्टाइल एक्शन गन यानी पीएजी का इस्तेमाल नागरिकों की भीड़ को तितर बितर करने के लिए करती हैं। इनसे मेटालिक पैलेट्स या प्रोजेक्टाइल दागे जाते हैं जिनके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया जाए या उन्हें सेवा से हटा दिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने मांग की कि 20 जुलाई को पैलेट गन से घायल हुए लोगों का इलाज कराया जाए, उनकी अच्छी तरह से देखभाल की जाए और उन्हें सामान्य जीवन में वापस आने के लिए हर जरूरी मदद दी जाए। 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने ऐसी ही एक याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि छात्रों पर पैलेट गन चलाने, आंसू गैस छोड़ने, लाठीचार्ज करने, बिजली का झटका देने वाले हथियार इस्तेमाल करने और सुरक्षा बलों द्वारा मारपीट करने जैसे आरोप काफी गंभीर हैं। इनकी निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। पुलिस की अकाउंटेबिलिटी के बारे में कोर्ट ने कहा कि अगर पुलिस द्वारा जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग के आरोप हैं तो उनकी जांच और जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। हालांकि अदालत ने अभी ये निष्कर्ष नहीं निकाला है कि 20 जुलाई को वास्तव में पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था या नहीं। ये आरोप पुलिस के रिकॉर्ड, मीडिया रिपोर्ट और याचिकाकर्ताओं के दावों का हिस्सा हैं। अदालत ने सिर्फ इतना कहा है कि पहली नज़र में आरोप इतने गंभीर हैं कि उनकी निष्पक्ष जांच कराना जरूरी है। इसके अलावा अदालत ने कहा कि जांच का मकसद सिर्फ दोषियों की पहचान करना नहीं होना चाहिए, बल्कि यह भी तय किया जाना चाहिए कि भविष्य में देश भर में प्रदर्शन के दौरान पुलिस को भीड़ नियंत्रित करने के लिए कौन कौन से नियम अपनाने चाहिए ताकि हर जगह एक जैसी प्रक्रिया का पालन हो सके। खैर, अब कोर्ट 3 अगस्त को इस मामले में अगली सुनवाई करेगी। देखना होगा कि क्या कोर्ट में यह बात साबित होता है या नहीं कि छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया था, और अगर ये साबित होता है तो क्या इस बात से इनकार करने वाली दिल्ली पुलिस और इस दावे को आगे बढ़ाने वाली प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या नहीं। जो भी जानकारी होगी इस मामले में आप तक आगे पहुंचाई जाएगी, अपडेट दी जाएगी। इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। मेरा नाम शुभम है, कैमरे के पीछे मेरे साथी तौफीक हैं। आप देखते रहिए खबरगांव।